हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं इकोलॉजी। तो हम री नीट 21 जून को है। तो उससे पहले कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर्स आपके हो जाएं वन शॉट, जिससे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हों और आप बायो में 300+ स्कोर कर पाएँ। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इकोलॉजी से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और सबसे ईजी यूनिट इकोलॉजी है। ठीक है। सबसे पहले इकोलॉजी, एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी, और इकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है। ये हैं रामदेव मिश्रा। ओके। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर आता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पहले पॉपुलेशन के बारे में बताया हुआ है, जिससे क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है। मेनली तो नहीं आते हैं। तो मेनली नहीं आते हैं, इसलिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं हम वो करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है इधर से, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स से। ठीक है। कि पॉपुलेशन, सबसे पहले कि पॉपुलेशन क्या है और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, इसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, वहाँ से फटाफट करते हैं। ठीक है। पॉपुलेशन की डेफिनेशन, पॉपुलेशन क्या होती है। तो हमने उसमें देखा था कि अगर स्पीसीज हैं जो आपस में वो इंटरब्रीड कर सकती हैं, कॉम्पीट कर रही हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में हम पढ़ते हैं मेन तो बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो और एज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन एज पिरामिड्स 3 तरह के होते हैं, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। अब एक्सपेंडिंग, जो एक्सपेंडिंग होता है जैसे ये है, तो वो कैसा होता है, पिरामिड शेप। स्टेबल कैसा होता है, बेल शेप। और डिक्लाइनिंग कैसा होता है, अन शेप। अब ये हमारा कैसा है, पिरामिड कैसा है, ये पिरामिड शेप है। पिरामिड ये होता है बेल शेप और ये होता है अन शेप। ठीक है। सो इसमें याद रखना, नीचे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऐसे ये कम हो रहे हैं। इसमें पहले कांस्टेंट है, फिर कम हो रहे हैं। ठीक है। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। जो ये एक्सपेंडिंग वाला होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रोइंग। ये ग्रोइंग पिरामिड है। देन उसके बाद आता है मेजरिंग पॉपुलेशन। मेजरिंग पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। एन को हम कैसे मेजर करते हैं, तो एन को हम मेज़र 4 तरीके से कर सकते हैं, टोटल नंबर काउंट करके, या फिर बायोमास काउंट करके, पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करके, या फिर इनडायरेक्ट काउंट मेथड। अब टोटल नंबर कैसे, मानो साइबेरियन क्रेन्स है, लेस देन 10 इन नंबर जो भी है। उसके बाद मिलियंस ऑफ क्लाइमोडोमोनास, जो काउंट कर सकते हैं, सीधा नंबर काउंट करो। उसके बाद बायोमास काउंट करो, जैसे कि हम बहुत लार्ज और स्मॉल स्पीसीज को कंपेयर करें, व्हेन कंपेयर लार्ज एंड स्मॉल स्पीसीज। फॉर एग्जांपल बैनियन ट्री एंड पार्थेनियम कैरेट ग्रास, जो बैनियन ट्री का इम्पैक्ट ज़्यादा है कैरेट ग्रास से। फिर आता है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे कि फिश कॉट पर ट्रैप और बैक्टीरिया पेट्री फिश। देखो, जब कोई भी, जैसे हम मछलियाँ पकड़ते हैं, तो अगर हम एक बार में पानी में जो जाल डाल रहे हैं उसमें ज़्यादा मछली आ रही हैं, तो उसका मतलब क्या है, फिश कॉट पर ट्रैप यदि ज़्यादा है तो उसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसकी ज़्यादा है। ठीक है। फिर आता है इनडायरेक्ट काउंट मेथड। इनडायरेक्ट काउंट मेथड में जैसे पग मार्क एंड फीकल मेटल पैलेट से देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फॉरेस्ट में पग मार्क कम है या फिर फीकल मेटल कम है, तो हम बोलते हैं कि टाइगर्स कम है। तो टाइगर सेंसस और टाइगर रिजर्व्स में इनडायरेक्ट काउंट मेथड यूज होता है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखो, नॉट अ स्पेसिफिक पैरामीटर, कीप चेंजिंग विद। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, वो चेंज होता रहता है विद टाइम, टाइम के साथ, फूड अवेलेबिलिटी के साथ, प्रिडेशन प्रेशर के साथ, एंड एडवर्स वेदर में। ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फ्लक्चुएट ड्यू टू 4 बेसिक प्रोसेस, कि जो पॉपुलेशन इन 4 बेसिक प्रोसेस की वजह से इफेक्ट होती है। ठीक है। जिसमें हमारा आता है टाइम, फूड अवेलेबिलिटी, प्रिडेशन प्रेशर और एडवर्स वेदर। अब इसमें 4 टर्म्स दी हैं। सबसे पहले natality is the number of birth during a given period of time. Mortality is the number of death in a given period of time. तो natality से क्या होगा, अगर पॉपुलेशन, अगर ये हमारी पॉपुलेशन है, जैसे मान लो पॉपुलेशन एट टाइम t, इसमें अगर natality से क्या होगा, बर्थ है तो प्लस हो रहा है। ठीक है। और मॉर्टेलिटी है, डेथ हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, नेगेटिव, माइनस हो रहे हैं। इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट।
फ्रॉम एल्सवेयर। और एमिग्रेशन मतलब कि इधर वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो कहीं और चले गए हैं, लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर। तो मतलब अगर एमिग्रेशन, अगर पॉपुलेशन से जा रहे हैं तो माइनस, और अगर इमिग्रेशन ऐड हो रहे हैं पॉपुलेशन में तो प्लस। ठीक है, नेटिलिटी, मोटिलिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। देखो यही हमने बोला अभी कि पॉपुलेशन डेंसिटी है n, उसमें अगर नेटिलिटी बर्थ से प्लस हो रहा है, ठीक है, मोर्टिलिटी क्या करवा रहा है माइनस, इमिग्रेशन जो लोग आ रहे हैं इस पॉपुलेशन डेंसिटी में तो प्लस, एमिग्रेशन जो जा रहे हैं तो माइनस। सो हम बोलते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस बर्थ एंड डेथ रेट आर मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब लोग इतना इमिग्रेशन एमिग्रेशन कम होता है, बर्थ और डेथ रेट होता रहता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। इफ़ न्यू हैबिटेट इज़ कॉलोनाइज, लेकिन अगर नया हैबिटेट बन रहा है तो इमिग्रेशन में बिकम मोर सिग्निफिकेंट फैक्टर। तो इमिग्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। मानो अभी एक नई कॉलोनी बनी तो उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, कितने लोग आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, तो उससे पॉपुलेशन डेंसिटी डिफाइन होती है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमने लिखा है दैट एन टी इज एन नॉट प्लस बर्थ प्लस एमिग्रेशन माइनस डेथ माइनस इमिग्रेशन। एन टी इज फाइनल पॉपुलेशन एंड टाइम टी, एन नॉट इज इनिशियल पॉपुलेशन। अब हमने बोला एन टी इक्वल्स टू इनिशियल पॉपुलेशन, जिसमें हमने बर्थ से ऐड होते हैं डेथ से ऐड होते हैं, लेकिन सॉरी 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 जिसमें बर्थ की वजह से ऐड होते हैं, इमिग्रेशन की वजह से ऐड होते हैं, माइनस डेथ की वजह से माइनस, एमिग्रेशन की वजह से माइनस। तो ये पॉपुलेशन एट टाइम टी आ गया। बर्थ रेट, बर्थ रेट कैसे निकालते हैं, बी बाय एन इनिशियल पॉपुलेशन, डेथ रेट डी बाय एन। उसके बाद ये जो आर है बायोटिक पोटेंशियल आर, बी माइनस डी इक्वल्स टू आर, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इक्वल्स टू आर। आर को क्या बोला है, बायोटिक पोटेंशियल, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू चेक इम्पैक्ट ऑन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। फिर अब दो तरह के कर्व आते हैं, तो इधर मेन तो ये चीज़ें आप अपनी याद रखना कि एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ माइनस एमिग्रेशन, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इक्वल्स टू आर इंट्रिंसिक रेट। बर्थ रेट कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ बर्थ डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। डेथ कैसे निकलता है, डेथ डिवाइड बाय एन। ठीक है, सो अब दो तरह की कर्व्स आती हैं इधर, एक्सपोनेंशियल कर्व एंड लॉजिस्टिक कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व कब आती है हमारी, जब वी हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड रिसोर्स हो, जैसे डी एन, उसमें जो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, डी एन बाय डी टी इक्वल्स टू आर एन। ठीक है, ये होती है हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन। डी एन बाई डी टी को क्या लिखेंगे हम, इक्वल्स टू एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पार आर टी। ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग। ठीक है, अब देखो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसमें ग्राफ कैसा बनता है, हमारा जो ग्राफ होता है वो जे शेप कर्व बनता है। यहाँ पे ये टाइम है और ये पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन साइज है वो डिपेंड करता है आर पे। आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। उसके बाद जो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिपेंडेंट, हाँ, तो ये बोलता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, इसलिए जो हमारा जे शेप ग्राफ बनता है। ठीक है, फिर देन आता है, इसमें एक वो दिया था, ये याद रख लेना है डाटा, कि जो आर की वैल्यू होती है नॉर्वे रेड के लिए 0.015 होती है, आर के लिए 0.12 होती है फ्लावर बीटल के लिए, आर 0.0205 ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया। ये वाला डाटा आप लोग याद कर लेना। फिर दूसरा करते हैं, हम पढ़ रहे थे लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ ऐसे बोलते हैं मोर लॉजिकल है। ठीक है,
लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमें पढ़ना है, फटाफट करती हूँ, कि लॉजिस्टिक हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल कब होती है, जब हमारे अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लॉजिस्टिक व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, फिटेस्ट सर्वाइव प्लस रिप्रोड्यूस, डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन बाई के। यहाँ पे क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होते हैं कि मतलब कितनी जो स्पीसीज हैं, कितनी पॉपुलेशन है, वो अपना मैक्सिमम साइज ग्रो कर सकती है लिमिटेड गिवन रिसोर्सेज में। तो हम बोलते हैं व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी, नंबर ऑफ स्पेसेस या फिर साइज ऑफ स्पेसेस विच कैन बी अचीव्ड in a given limited resources. So dn by dt is equals to rn k minus n by k, k is the carrying capacity। जो अभी हमारा ग्राफ बनता है ऐसे वाला, ये ऐसे ऐसे पे सिग्मॉइड ग्राफ बनता है। ये वाला कौन सा फेस होता है, लैग फेस। फिर आता है एक्सक्लूरेशन फेस, फिर डी एक्सक्लूरेशन फेस, फिर एसिम्पटोट फेस जो कांस्टेंट वाला आ जाता है, जहाँ पे के की वैल्यू, ठीक है। अब आता है एसिम्पटोट फेस। एसिम्पटोट फेस कब आता है, जहाँ पे के की वैल्यू इक्वल्स टू एन हो जाती है, ठीक है। अब देखो, एसिम्पटोट व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस कैरिंग कैपेसिटी, पॉपुलेशन साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इक्वल्स टू कैरिंग कैपेसिटी, कि मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कितने स्पेसेस को कैरी कर सकते हैं, ऐसे मान के चलो। साइज, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड्स ऑन के, एग्जाम्पल ह्यूमन एंड एलिफेंट। उसके बाद आता है रिसोर्सेज फॉर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फाइनाइट एंड लिमिटेड, मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं वो फाइनाइट होते हैं और लिमिटेड होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक, उसको ज़्यादा रियलिस्टिक मान के चलते हैं हम लोग। और व्हाट इज़ के इज़ कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। और जो ये वाला होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ को वर हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन भी बोला जाता है। एंड व्हाट इज, हाँ, सो यहाँ पे जो ये कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या है, कैरिंग कैपेसिटी होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज विच कैन बी सपोर्टेड बाय द गिवन रिसोर्सेज, ठीक है। फिर लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस दी हुई हैं। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस में पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जिसको डार्विनियन फिटनेस बोला था, हाई वैल्यू ऑफ आर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी क्या कहती, ब्रीडिंग ओनली वंस इन लाइफ, लाइफ में बस एक बार ब्रीड करते हैं, एग्जाम्पल सैल्मन फिश प्लस बैम्बो। उसके बाद ब्रीड मैनी टाइम्स इन लाइफ, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स। लार्ज नंबर एंड स्मॉल साइज ऑफ, लार्ज नंबर और स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, जैसे ऑस्टर पैल्जिक फिश। देन आता है स्मॉल नंबर और लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग, जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल। सो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में कुछ इंट्रैक्शंस के बारे में दिया है, जिसमें लिखा है सबसे पहले म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस कंपटीशन माइनस माइनस प्रिडेशन प्लस माइनस पैरासिटिज्म प्लस माइनस कमेंसलिज्म प्लस ज़ीरो एमेंसलिज्म माइनस ज़ीरो। ये वाली चीज़ मैं बोल देती हूँ, आप लोग पढ़ लेना कि फॉर एनी स्पीसीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट, कोई भी मिनिमल रिक्वायरमेंट क्या होती है किसी स्पीसीज के लिए, कि उस एक जगह पे उससे अलग भी स्पीसीज हो जिसके ऊपर वो फीड कर सके। अब हम क्या सोचते हैं कि जब प्लांट्स, उसे और स्पीसीज की ज़रूरत नहीं है। जो प्लांट्स होते हैं वो भी मतलब अलोन सर्वाइव नहीं कर सकते, उसे भी अर्थ फॉर्म चाहिए जो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करे, एंड एनिमल्स चाहिए और बर्ड्स चाहिए जो पॉलिनेशन करवा पाए, ठीक है। तो it is obvious that in nature animal, plant and microbes do not and cannot live in isolation but interact in various ways to form a biological community, कि मतलब वो alone survive नहीं कर सकते, एक biological community बनाते हैं। अब बोला है कि इन पैरासिटिज्म जो पैरासाइट प्लस होस्ट माइनस डेट्रीमेंटल, प्रिडेशन प्रिडेटर प्लस प्रे माइनस। अब आता है कि जो ये इंट्रैक्शंस होती हैं इनमें तीन स्पीसीज, प्रिडेशन
पैरासिटिजन एंड कमेंसेलिज्म में जो इनकी इंटरेक्टिंग स्पीसीज होती हैं लीव्स क्लोजली टुगेदर, वो मतलब पास पास रहती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेडेटर कहीं दूर प्रे कहीं दूर, मतलब प्रेडेटर और प्रे पास पास रहते हैं, क्लोजली टुगेदर। फिर अब आता है प्रिडेशन। प्रिडेशन में है प्लस प्लस दोनों के लिए बेनिफिशियल, ठीक है। सो प्रिडेशन में क्या होता है, जब हम प्रिडेशन के बारे में सोचते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि टाइगर और डियर, टाइगर प्रिडेटर है और डियर प्रे है। लेकिन जो स्पैरो ईटिंग सीड्स इज नॉट लेस देन अ प्रिडेटर, वो भी प्रिडेटर है। एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स भी प्रिडेटर हैं। अब बोलता है कि जो प्रिडेटर्स क्या हैं, प्रिडेटर्स आर कंड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल्स, कि जो प्रिडेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल्स। अब आता है कि प्रिडेटर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसा कि पहला कि प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं। जैसे कि अब एनसीईआरटी लिखती है व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ जियोग्राफिकल एरिया they become invasive and start spreading fast because in the invaded land does not have its natural predators। कि बोला है कि जो predators होते हैं वो prey species को अंडर कंट्रोल रखते हैं। कैसे, कि जब कोई भी एक्सोटिक स्पीसीज को हम किसी नए एरिया में लाते हैं तो उसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेडेटर नहीं होता है। एग्जाम्पल प्रिकली पियर कैक्टस एंड कैक्टस फीडिंग मॉथ, ये याद रखना। ओके अब देखो, अब यहाँ पे आता है कि prickly pear cactus introduced in Australia in 1920 caused havoc, spreading rapidly into millions of hectares of rangeland. Finally, the invasive cactus was brought under control only after a cactus-feeding predator, a moth, from its natural habitats was introduced into the country। अब उसके बाद नेक्स्ट, तो पहला तो हमने पढ़ लिया कि प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। उसके बाद आता है प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग प्रे स्पीसीज। स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं। एग्जांपल स्टारफिश डिजास्टर। अब स्टारफिश डिजास्टर का एक एग्जांपल है, उसमें लिखते हैं ये कि in the rocky intertidal communities of American Pacific coast, the starfish disaster is an important predator. In a field experiment, when all the starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrates become extinct within a year because of the interspecific competition। कहते हैं कि अगर हमने स्टारफिश डिजास्टर फिश को वहाँ से हटाया था अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से, तो 10 स्पीसीज जो थी इनवर्टिब्रेट्स की वो भी वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी, ठीक है। और जो नेक्स्ट एनसीईआरटी बोलती है कि जो प्रीडेटर है वो प्रूडेंट है, कि प्रीडेटर इज प्रूडेंट। प्रीडेटर के लिए दो टर्म बोली हैं, कि पहला तो प्रीडेटर प्रूडेंट, नेचर्स प्रूडेंट, प्रीडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट। प्रीडेटर्स जो होते हैं वो प्रूडेंट होते हैं। और दूसरी एक लाइन बोली थी इसके लिए, कॉन्ड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर, ये याद रखना। ओके कि if a predator is too efficient and over exploits its prey, then the prey might become extinct, and following it the predator will also become extinct for lack of food. This is the reason why predators in nature are prudent। अगर जो predator है वो अपने prey का over exploit करेगा, उसको ज़्यादा खाएगा, तो prey की species कम हो जाएगी, जो प्रे है वो गायब हो जाएगा, और उसके रिलेशन में फिर प्रीडेटर, उसको खाना नहीं बचेगा, वो भी गायब हो जाएगा। अब ये है कि जो प्रीडेटर्स हैं उनसे बचने के लिए वेरियस डिफेंसेस इवॉल्व किए हैं प्रे स्पीसीज ने, ठीक है। तो एनसीईआरटी लिखती है सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड, मतलब कैमोफ्लेज्ड, क्योंकि जो फिर सराउंडिंग इन्वायरमेंट में वो दिखते नहीं है, टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रीडेटर। सम आर पॉइजनस, कुछ पॉइजनस होते हैं, एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर्स।
तो वेरियस डिफेंसेस हुए, जैसे कि एक कैमोफ्लेज हो गया, फिर दूसरा उन्होंने अपने अंदर क्या पॉइजन डेवलप कर लिया जिसकी वजह से प्रीडेटर उन्हें खाते नहीं है। द मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर बिकॉज ऑफ द स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। इंटरेस्टिंगली, the butterfly acquires the chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed। जैसे मोनार्क बटरफ्लाई है तो वो क्या करती है, वो एक ऐसा वीड होता है उसके ऊपर फीड करती है जिससे उसकी बॉडी में पॉइजन आ जाता है, तो उसके बाद उसको प्रीडेटर खा नहीं पाता। फिर आता है फोर प्लांट्स। फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए हर्बीवोर्स आर द प्रीडेटर्स। हर्बीवोर्स प्रीडेटर्स होते हैं। नियरली 25% ऑफ ऑल द इंसेक्ट आर नोन एज फाइटोफैगस फीडिंग ऑन द प्लांट सैप एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो इंसेक्ट होते हैं 25% फाइटोफैगस होते हैं जो कि प्लांट पे और प्लांट के सैप पे डिपेंड करते हैं। द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर फॉर प्लांट बिकॉज अनलाइक एनिमल्स दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रीडेटर। कि जो प्रीडेटर्स से सबसे ज़्यादा सफ़र प्लांट्स करते हैं, क्योंकि एनिमल्स कैसे होता है वो भाग सकते हैं लेकिन वो प्लांट्स होते हैं वो बच नहीं सकते, तो इसलिए वो अपने अंदर कुछ केमिकल या फिर मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस बनाते हैं। जैसे प्लांट देयरफॉर प्लांट देयरफॉर हैव इवॉल्व्ड एन एस्टोनाइजिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स। अब उसमें आता है कि मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस में क्या आता है, थॉर्न्स एंड एकेशिया, मतलब सॉरी हाँ जी ये सो मॉर्फोलॉजिकल मीन्स जैसे कि थॉर्न्स हो गए। थॉर्न्स किसके अंदर, हम बोलते हैं एसी, एकेशिया एंड कैक्टस। केमिकल मीन्स तो उसके अंदर अपने उसने केमिकल को डेवलप किया, जैसे कि कैलोट्रोपिस प्लांट के अंदर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। फिर आता है डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्राइसिन और ओपियम। तो ये थे कि जो हमारे प्लांट्स कुछ डिफेंस एक्वायर करते हैं, जिसमें एक था हमारा मॉर्फोलॉजिकल मीन्स जैसे थॉर्न्स आ गए, अकेशिया, कैक्टस। फिर केमिकल मीन्स जैसे कुछ केमिकल्स, फॉर एग्जांपल कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स डेवलप्ड इन कैलोट्रोपिस। उसके बाद डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, तो इसमें क्या था, निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्राइसिन एंड ओपियम। ये हमारे यहाँ पे प्रिडेशन खत्म हो गया है। प्रिडेशन में दो चीज़ें याद रखनी है, प्रिडेटर्स कॉन्ड्यूट होते हैं और प्रूडेंट होते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। ये हो गया। उसके बाद प्रिडेटर्स से बचने के लिए प्रे ने कुछ डिफेंस अपने बॉडी में लाते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं वो कैमोफ्लेज्ड होते हैं, जो हमने उधर पढ़ा था। उसके बाद कुछ के अंदर ऐसे पॉइजन आ जाता है, प्लांट्स का तो देखा हमने, मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल और डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। तो यहाँ पे प्रिडेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट जो इंट्रैक्शन है हमारी, दैट इज कंपटीशन। ठीक है, हम कंपटीशन के बारे में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है, व्हेन डार्विन स्पोक ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर, ही वाज कन्विंस्ड दैट इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इधर ये इम्पॉर्टेंट है कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट सोर्स फॉर इवोल्यूशन, नॉट इंट्रास्पेसिफिक, इट इज इंटरस्पेसिफिक। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आता है फॉर इंस्टेंस, अब मेन की जो एनसीईआरटी की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन कि इट इज़ जनरली बिलीव दैट कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पेसेस compete फॉर द सेम रिसोर्सेज दैट आर लिमिटिंग, बट दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। ये ट्रू नहीं है कि जो कंपटीशन है वो तभी नहीं होगा जब क्लोजली रिलेटेड स्पेसेस इंटरेक्ट करेंगे। मतलब अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। कंपटीशन केवल लिमिटेड रिसोर्स के लिए नहीं, अनलिमिटेड रिसोर्स के लिए भी हो सकता है। इधर देखो मैंने लिखा है कि जो कंपटीशन है बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एंड अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में हो सकता है। रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो भी कंपटीशन हो सकता है, और रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो भी कंपटीशन हो सकता है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड में जैसे कि रिसोर्स पार्शनिंग, मिल बांट के खाना, वो होता है रिसोर्स पार्शनिंग ऑब्वियसली। और उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरफेरेंस कंपटीशन।
कि इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या होता है कि अगर एक स्पीसीज है और दूसरे स्पीसीज भी प्रेजेंट है तो दूसरी की प्रेजेंस की वजह से उसकी थोड़ी फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, दैट इज इंटरफेरेंस कंपटीशन। ओके, सो अब देखो हमने बोला कि अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन in some shallow South American lakes, visiting flamingos and resident fish compete for the common food that is the zooplankton in the lake। कि जो ये विजिटिंग फ्लैमिंगोज थे और जो फिशेस थी वो compete कर रही थी सेम फूड जू प्लैंकटन के लिए। ओके, सो ठीक है। अब तो ये एग्जाम्पल था बिटवीन अनरिलेटेड स्पीसीज visiting flamingos and fishes for zooplankton। ठीक है, अब आता है कि सेकेंडली रिसोर्स नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर, मतलब रिसोर्सेज को लिमिट होने के लिए ज़रूरत ही नहीं है कि कंपटीशन हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज में भी कंपटीशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंटरफेरेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज। ठीक है, इवन इफ रिसोर्सेज फूड एंड स्पेस आर अबंडेंट, कि फूड और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं तब भी कंपटीशन हो सकता है। इसलिए ये बोलता है कि competition is best defined as a process in which the fitness of one species measured in terms of R, the intrinsic rate of increase is significantly lower in the presence of another species। तो यहाँ पे बोला है कि कंपटीशन की डेफिनेशन दी है कि व्हाट इज कंपटीशन। कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। एक स्पीसीज की प्रेजेंस में दूसरे स्पीसीज की जो फिटनेस है वो कम हो जाती है, दैट इज कंपटीशन। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे कंपटीशन के दो एविडेंस देखे जाते हैं, एविडेंसेस ऑफ कंपटीशन। उसमें पहला हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, उसको इन्होंने कंपटीशन का एक एविडेंस बोला है। सेकंड इज इंटरफेरेंस कंपटीशन। ठीक है, और एक आता है कि इफेक्ट, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन होगा या तो एक्सक्लूजन होगा, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, जैसे कि गौश ने बताया था कि अगर दो स्पीसीज हैं उनमें से जो सुपीरियर स्पीसीज अगर वो प्रेजेंट है, डोमिनेटिंग स्पीसीज है, तो इन्फीरियर स्पीसीज को एक्सक्लूड कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, जो बैलेनस थी वो क्या करेगी, वो थैलेमस को एलिमिनेट कर देगी। पैरामीशियम ऑरेलिया ये सुपीरियर है, ये क्या करेगी, पैरामीशियम कॉर्डेटम को रिमूव कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, एक और था शायद इधर एबिंगडन टॉर्टोइज का था। Abingdon tortoise in Galapagos Island become extinct within a decade after goats were introduced on the island। कि जब एबिंगडन टॉर्टाइज जो था वो क्यों एक्सटिंक्ट हुआ, क्यों, क्योंकि जो गॉड्स थी वो क्या थी, सुपीरियर थी, अपेरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गॉड्स। ये हुआ। उसके बाद फिर हमने देखा तो व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, कि अगर सुपीरियर स्पीसीज प्रेजेंट है तो वो इन्फीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देगी। इसमें एग्जांपल याद रखना, बैलेनस ने एलिमिनेट किया थैलेमस को, पैरामीशियम ऑरेलिया ने एलिमिनेट किया कोडाइटम को, और जो एक गॉड थी इसने किसको एलिमिनेट किया, एबिंगडन टॉर्टोइज को। ठीक है, अब इतना हो गया अपना। फिर आता है Connell's elegant field experiment showed that one rocky sea
coast of Scotland, the larger and competitively superior barnacle Balinus dominates the intertidal area and exclude the smaller barnacle Thalamus from that zone. ये बस याद रखना है किसने दिया था, कॉर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट. ओके. फिर गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये हमने किया. स्टेट दैट द टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely, and the competitively inferior one will be eliminated eventually. This may be true if the resources are limiting, but not otherwise. तो competitive एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर दो स्पेसेस हैं तो जो सुपीरियर स्पेसेस है वो इंफीरियर को एलिमिनेट कर देगी, एक्सक्लूड कर देगी अगर रिसोर्सेज लिमिटिंग है तो. ठीक है. उसके बाद दो इफेक्ट हो सकते हैं, हमने पढ़ा ना. देखो इधर हमने बोला कि रिसोर्स पार्शनिंग हो सकती है, तो इधर दिया है मोर रिसेंट स्टडी डू नॉट सपोर्ट सच ग्रोस जनरलाइजेशन अबाउट कॉम्पिटिशन व्हेन. While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out that species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. कि exclusion से अच्छा species develop कर रही हैं coexistence. ठीक है. वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्शनिंग. की रिसोर्स पार्शनिंग मिल बांट के खाना, जैसे कि मैकआर्थर ने एग्जाम्पल दिया था वार्बलर्स का. मैकआर्थर showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to the behavioral difference in their foraging activities. जो कि एक ट्री था उस पर अगर 5 स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स रह रही हैं तो उनका अलग अलग टाइम था खाने का, ब्रीडिंग पैटर्न सब अलग था, तो वो कोएग्जिस्ट कर पा रही थी. ठीक है. डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग एंड डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स. सो इधर हमारा कंपटीशन खत्म हो जाता है. सो पैरासिटिज्म considering that the parasitic mode of life ensures free lodging and meals. कि पैरासिटिज्म में क्या होता है कि जो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ है वो इंश्योर क्या करता है, फ्री लॉजिंग एंड मील्स. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट द पैरासिटिज्म हैड इवॉल्व सो मैनी टेक्सोनोमिक ग्रुप्स फ्रॉम द प्लांट टू हायर वर्टिब्रेट्स. पैरासिटिज्म में अब मैनी पैरासाइट हैव इवॉल्व टू होस्ट स्पेसिफिक. They can parasite only a single species of the host in such a way that both host and parasite tend to co-evolve. वो co-evolve करते हैं. That is the host evolved special mechanism for rejecting or resisting the parasite. The parasite has to evolve mechanism to counteract and neutralize them in order to successful with the same host species. तो पैरासिटिज्म में क्या होता है कि जो पैरासाइट और जो होस्ट है वो क्या करते हैं, वो को इवॉल्व करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर जो होस्ट है वो कुछ मैकेनिज्म ला रहा है पैरासाइट से बचने के लिए, तो अब पैरासाइट भी को इवॉल्व होता है जिससे वो उसके इफेक्ट को काउंटरैक्ट कर पाए. ठीक है. सो दोनों स्पीसीज क्या करती हैं, दे को इवॉल्व. डन. ठीक है. अब जो हमारा पैरासाइट है उसके अंदर कुछ इवोल्यूशन होता है, जैसे लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स. लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ अधेसिव ऑर्गन्स, एग्जाम्पल suckers, tickling on the host, loss of digestive system and high reproductive capacity. तो जो पैरासाइट होता है वो क्या करता है, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स का लॉस हो जाता है. उसके बाद लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी और सकर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो होस्ट की बॉडी पे चिपक पाए. अब फिर नेक्स्ट एनसीईआरटी लिखती है द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफ्टन कॉम्प्लेक्स. जो पैरासाइट की लाइफ साइकिल होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है. क्यों? क्योंकि उसे कभी 2 होस्ट चाहिए होती है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, कभी वेक्टर चाहिए होता है इन्वॉल्विंग 1 or 2 intermediate hosts or vectors to facilitate parasitism to its primary host. The human liver fluke depends on 2 intermediate hosts. जो human liver fluke है उसको 2 intermediate host चाहिए, a snail and a fish to complete its life cycle. तो ये याद रखना कि जो human liver fluke है उसको 2 होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एक स्नेल और एक फिश. ठीक है.
फिर नेक्स्ट आता है द मलेरियल पैरासाइट नीड्स अ वेक्टर मॉस्क्यूटो टू स्प्रेड टू द अदर होस्ट। जो मलेरियल पैरासाइट होता है उसको वेक्टर चाहिए होता है मॉस्क्यूटो, जिससे कि वो दूसरे होस्ट पे जा पाए। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी लिखती है कि majority of the parasite harm the host. They may reduce the survival, growth and reproduction of the host and reduce its population density. They might render the host more vulnerable to predation by making it physically weak. कि जो पैरासाइट्स क्या करते हैं, दे रिड्यूस द सर्वाइवल, होस्ट के सर्वाइवल को कम कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को रिड्यूस करते हैं और उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रिडेशन, और उसको प्रिडेशन के लिए मोर वल्नरेबल कर देते हैं। क्योंकि कैसा कर देते हैं, जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट को फिजिकली वीक बना देते हैं। अब उसके बाद एनसीईआरटी लिखती है कि डू यू बिलीव दैट आइडियल पैरासाइट्स शुड बी फिजिकली वीक। अब पैरासाइट, दो तरह के पैरासाइट बोले हैं एनसीईआरटी ने, एक बोला है एक्टोपैरासाइट और एक बोला है एंडोपैरासाइट। ठीक है, एक्टोपैरासाइट क्या होता है, जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है। फॉर एग्जाम्पल लाइस ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग्स, copepods on marine fishes and cascata growing on the hedge of the plants। ये एक्टोपैरासाइट्स की एग्जाम्पल है जो होस्ट के बॉडी के ऊपर रहते हैं। टिक्स ऑन डॉग्स, लाइस ऑन ह्यूमंस, कोपॉड्स ऑन मरीन फिशेस, cascata growing on the hedge plants। अब आता है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। एक्टोपैरासाइट किधर किधर रहते हैं, इनसाइड लिवर, किडनी, लंग्स, रेड ब्लड सेल्स। ओके, फिर आता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, ब्रूड पैरासिटिज्म इन अ वर्ड्स इज brood parasitism in a birds is a fascinating example of parasitism in which the parasitic bird lays its egg in the nest of its host and let the host incubate them. During the course of evolution, the eggs of the parasitic birds have evolved to resemble the host egg in the size, color to reduce chances of the host bird detecting the foreign eggs and injecting them from the nest. It's छोड़ो, मेन ब्रूड पैरासिटिज्म बोला है। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है कि कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कि क्रो एंड कोयल, जो हम कुकू बोलते हैं जिसको, क्रो एंड कुकू। भाई कोयल भी चालाक होती है। देखो ब्रूड पैरासिटिज्म, ये ब्रूड पैरासिटिज्म करते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, एक तरह की ऐसे चोरी धोखेबाजी हो गई कि ये कोयल क्या करती है कि जो कोयल के एग्स होते हैं ना, जैसे इवोल्यूशन होता गया तो जो कोयल के एग्स थे वो क्रो के जैसे दिखने लग गए। अब ये क्या करती थी कि अपने अंडों को क्रो के नेस्ट में जाके रख देती थी, जिनसे जो वो है वो उसको इंक्यूबेट करें। ठीक है, तो बस इन्होंने यही बोला है, ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ द कोयल एंड द क्रो इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन स्प्रिंग टू समर एंड वॉच ब्रूड पैरासिटिज्म इन एक्शन। ब्रूड पैरासिटिज्म वही होता है। अब जैसे इवोल्यूशन में अगर क्रो है जो उसके मतलब जो होस्ट है, अगर उसके एग्स इवॉल्व करेंगे तो इन रिटर्न कोयल के एग्स भी इवॉल्व करने चाहिए। तो ये होता है ब्रूड पैरासिटिज्म कि जो कोयल होती है वो अपने एग्स को इंक्यूबेट करने के लिए क्रो के नेस्ट में डाल देती है, क्योंकि सेम एग्स होते हैं दोनों के दिखने में, कलर, शेप एंड साइज। डन। सो नेक्स्ट आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को, कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को प्लस और एक को ज़ीरो। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जांपल्स ही दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो मैंने एग्जांपल्स आप लोगों के लिए इधर लिख दिए हैं। जैसे
ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एफीफाइट ऑन मैंगो ट्री। जो ऑर्किड होते हैं वो क्या करते हैं कि वो मैंगो ट्री है इनके ऊपर ऐसे बस स्पेस के लिए उगते हैं, तो इसमें ऑर्किड को फायदा होता है, मैंगो ट्री को ज़ीरो। ठीक है। देन बारनेकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल। बारनेकल जो वेल के बैक पे ग्रो करती है। कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, जो मतलब कैटल जो ग्रेज करते रहते हैं वो जैसे घास खाते हैं, तो उस उधर जो जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो पहले इनविजिबल होते हैं, लेकिन कैटल के खाने के बाद जो वो घास खा के वो वहाँ से साफ सफाई कर देते हैं तो वो अच्छे से दिखने लग जाते हैं, तो कैटल एग्रेट जो होते हैं उन्हें उनका खाना मिल जाता है ऐसा। देन आता है सी एनिमोन एंड द क्लाउन फिश। ठीक है। जैसे एक सी एनिमोन, उसके पास कैसे होता है, वो टेंटिकल्स होते हैं, पॉइजनस टेंटिकल्स। उनमें जो क्लाउन फिश रहती है वो एज अ प्रोटेक्शन के लिए उधर रहती है। सी एनिमोन को तो कोई फ़ायदा नहीं होता इस इंट्रैक्शन के लिए, लेकिन क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिलती है। सो ये हो गए हमारे कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल। ठीक है। उसके बाद आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में भी देखो, म्यूचुअलिज्म में क्या है, दोनों को प्लस प्लस, दोनों के लिए बेनिफिशियल है इंट्रैक्शन। उसके एग्जांपल्स मैंने इधर लिख दिए आप लोग के लिए कि फन फंजाई प्लस फोटोसिंथेटिक एल्गी जो हमारी साइनोबैक्टीरिया है, जिसको हम लाइकेंस बोलते हैं, दोनों को फ़ायदा होता है। अब जो फंजाई क्या करती है, जैसे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करती है। अब जो एल्गी क्या करती है, वो खाना बना के देती है। उसके बाद जैसे माइकोराइजा, ये क्या होता है, एक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगाई एंड द रूट ऑफ द हायर प्लांट, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। जैसे उसमें क्या होता है कि रूट ऑफ हायर प्लांट्स क्या करते हैं, ये खाना बनाते हैं, ये फंजाई न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। देन आता है फिग ट्री एंड वास्प, जो ये एक रिलेशनशिप होती है फिग ट्री और वास्प की। देखो इधर दिया हुआ है, फिग ट्री और वास्प किधर है, हाँ देखो द मो हाँ, सबसे जो इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, वो कहाँ मिलता है, प्लांट एनिमल रिलेशनशिप में। जो प्लांट है वो उनको ज़रूरत होती है एनिमल्स की पॉलिनेशन के लिए और उनके सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए, और जो एनिमल्स हैं वो इसके लिए फीस चार्ज करते हैं उनके सर्विसेज के लिए। ठीक है। और प्लांट्स क्या करते हैं, उनको एज अ रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ फी क्या देते हैं, पॉलन और नेक्टर फॉर द पॉलिनेटर्स और जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट फॉर द सीड डिस्पर्जर्स। ये याद रखना, जो प्लांट क्या होते हैं कि जो पॉलिनेशन करवाते हैं, पॉलिनेटर्स को पॉलन और नेक्टर देते हैं, और जो सीड्स को डिस्पर्स करवाते हैं उनको जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है। बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफ गार्ड अगेंस्ट चीटर्स, कि कोई चीटिंग ना कर पाए। ऐसे भी तो होता है कि जो बर्ड्स आए वो बस नेक्टर ले रहे हैं, पॉलन ले रहे हैं, लेकिन पॉलिनेशन नहीं करवा रहे हैं, तो इवोल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल animals that try to steal nectar without aiding in pollination. Now you can see why the plant animal interaction often involve co-evolution of the mutualistic, that is the evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another। कि जो फ्लावर का एवोल्यूशन होगा और जो उसको पॉलिनेशन कराने वाली स्पीसीज का होगा वो ऐसे दोनों का साथ साथ एवोल्यूशन होता है, तो उसको को एवोल्यूशन बोला है। जैसे जो फिग ट्रीज हैं और फिग ट्री और वास्प का जो रिलेशनशिप है वो 1-to-1 रिलेशनशिप है। ठीक है। It means that a given fig species can be pollinated only by its partner wasp, उसको वास्प ही पॉलिनेट कर सकता है एंड नो अदर स्पेसिस। जो फीमेल वास्प होती है वो क्या करती है, वो फ्रूट्स का यूज़ करती है नॉट ओनली एज ओवी पोजिशन, एग लेइंग के लिए ही नहीं, बल्कि जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं उनको अपने लार्वी को नरिश करने के लिए भी यूज़ करती है। तो जो हमारी ये फिग ट्री और वास्प है, देखो ट्री को क्या, जो ये ट्री है इसको क्या बेनिफिट होता है, पॉलिनेशन होता है इसका तो बस। ठीक है। और जो वास्प है, फीमेल वास्प है, उसको क्या करता है, स्पेस मिलता है फॉर एग डिपोजिशन। ओके। और एंड और जो सीड्स सीड्स मिलते हैं फॉर नरिशिंग इट्स लार्वा। ये हो गया। ठीक है। तो अगर जो इसका फिग ट्री का अगर फ्लावर
इवॉल्व होता है, तो जो वास्प है उसमें भी इवोल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद द मेडिटेरियन ऑर्किड ऑर्फिस प्लस बम्बल बी, जो इनके एग्जाम्पल होते हैं, जो ये ऑर्किड और जो बम्बल बी होते हैं वो को इवॉल्व करते हैं। और मतलब टाइम के साथ ऐसा हुआ, देखो पहले ये ऑर्किड्स वाला पढ़ते हैं, ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ऑर्किड्स showing a bewildering diversity of the floral patterns, many of which have evolved to attract the right pollinator insect, bees and bumblebees, and ensure guaranteed pollination by it. Not all the orchids offer efforts. The Mediterranean orchid Orphis employs sexual deceit to get pollination done by a species of bee. One petal of its flower bears an uncanny resemblance to the female bee in size, color and marking. साइज, कलर और मार्किंग्स में सेम दिखता है. द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू वॉट इट परसीव एज अ फीमेल, pseudo copulates with the flower, and during that process is dusted with pollen from the flower. When this same bee pseudo copulates with another flower, it transfer pollen to it and thus pollinate the flower. Here you can see how co-evolution operates. If the female bee color pattern changes even slightly for any reason during evolution, pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolves to maintain the resemblance of the petal to the bumblebee. ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है कि जो ये हमारा ये वाला प्लांट है, ये कौन सा प्लांट है, ये जो ये ऑर्किड है, इसकी जो फ्लावर की एक पेटल होती है वो फीमेल बम्बल बी के जैसे दिखने लग जाती है। अब जो ये तो मेल है, इसको क्या लगेगा ये फीमेल है, तो इसके साथ कॉपुलेट करता है, लेकिन वो तो पेटल है तो ये क्या हो जाएगा, सूडो कॉपुलेट करता है। तो इस कॉपुलेशन में जो इसकी बॉडी होती है उसके ऊपर ऐसे पॉलन्स चिपक जाते हैं। अब जब ये दूसरे फ्लावर के पास जाएगा पॉलिनेशन करने के लिए, तो जो ये पॉलन्स है वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, और जो प्लांट है उसमें क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है किसका, सेक्सुअल डेसिट का। यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन खत्म होता है। अब हम इसके PYQ क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसमें आप लोग PYQ सॉल्व करना और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।